हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, थोड़ा लेंथी कंसेप्ट है तो और मैंने कोशिश की है कि आपको इतने इंटरेस्टिंग वे से सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टाइप्स हैं वो आपको समझा दूँ और कम टाइम लगे बट आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिले। टू द पॉइंट आपको एक्सप्लेनेशन रहेगी, एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिएगा और इसको अपने वर्डिंग में लिखिएगा या फिर पिक्चर को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर 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 कर लीजिएगा। ठीक है, और लाइक शेयर भी किया करो। ओके, चलो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फर्स्ट इज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। So single user operating system means the user and processor, only one user will operate on the system। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक ही यूज़र है और एक इंटरफेस है। ठीक है, एक ही प्रोसेसर है या एक ही कंप्यूटर है। ठीक है, यूज़र इनपुट देता है और उसको आउटपुट मिलती है। में सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे कि इसको डिज़ाइन करना बहुत ही सिंपल है, बिकॉज एक सिंगल यूज़र के लिए डिज़ाइन करना है और एक सिंगल प्रोसेसर को डिज़ाइन करना है तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। ठीक है, एंड रिलेटिवली बग फ्री, देयर आर वेरी रेयर चांसेस ऑफ एनी एरर इन द सिस्टम और इन द कमांड फ्रॉम द यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज डेडिकेटेड टू वन पर्टिकुलर टास्क एट अ टाइम। देखिए, इसमें एक टाइम पे एक ही टास्क हो सकता है। ठीक है, इसके हम कैटेगरीज तो होती हैं, जैसे सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बट आपको इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके लिए तो चार कैटेगरीज बनती हैं, मल्टी यूज़र सिंगल टास्किंग एंड मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग। ठीक है, तो वो इतना आपको आईसीटी आपके बीएड में इतना नहीं पूछेगा और ना ही जाने की ज़रूरत है, बिकॉज बाकी इतनी टाइप्स हो जाएंगी कि आपको एक को ही इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना लिखिए, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच अ सिंगल यूज़र कैन ऑपरेट ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, so then after start writing advantages and disadvantages। disadvantages means inefficient use of CPU, कि जब CPU का काम हो रहा है, ठीक है, जब यूज़र ने कमांड दी CPU ने कर दिया, उसके बाद यूज़र ने कमांड नहीं दी, CPU उस टाइम पे फ्री बैठा है। ठीक है, प्रोसेसर के पास कोई काम ही नहीं है। इट मीन्स कि उसका जो टाइम है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। इन फ्लेक्सिबल जॉब शेड्यूलिंग की जब तक यूज़र कमांड नहीं देगा तब तक वो कुछ काम करेगा नहीं। नेक्स्ट इज मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि प्रोसेसर आपके पास एक है लेकिन यूज़र्स एक से ज़्यादा है। ठीक है, अब हमें इसकी अगर आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं तो जैसे एक आपका कंप्यूटर है, ठीक है, एक आपके फ्रेंड ने एक फाइल डाउनलोडिंग पर लगा दी इंटरनेट से। ठीक है, दूसरा फ्रेंड कह रहा है कि मुझे ये वाला गाना सुनना है तो उसने गाना लगा दिया और थर्ड जो पर्सन है वो उसके ऊपर काम कर रहा है। मतलब एक सिस्टम तीन यूजर्स की कमांड्स को डील कर रहा है, तो ये होता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का बेटर यूज़ हो रहा है। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, कि सिस्टम जो काम साइड बाय साइड कंटिन्यूसली कर सकता है वो उसको कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिड्यूसेस रिस्पॉन्स टाइम। अब जैसे ही काम खत्म हो गया उसने ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया, तो उसका जो टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम है, वो बहुत ही जल्दी और रिड्यूस भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस की कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, हाँ, इसका ये आप डिसएडवांटेज मान सकते हो कि अगर एक से ज़्यादा यूज़र हो जाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाती है कि कौन से यूज़र ने क्या मांगा था और किसको पहले देना है किसको बाद में देना है। ठीक है, सो इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल एंड मेंटेन, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेमोरी टू प्रोसेस, बिकॉज इफ मोर देन वन यूजर्स आर गिविंग कमांड्स एंड देन प्रोसेसर मस्ट नीड memory so that processor can maintain the data. Okay, so difficult to maintain security, because if the data asked by the user 1 is given to user 2, then the security is not maintained ना। नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ जो हमने पहले किया था, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जांपल आएगी आपकी MS-DOS। ठीक है, और मल्टी यूज़र्स में आ जाएगी विंडोज़ का कोई भी वर्जन आप ले लीजिए, वो मल्टी यूज़र है। मल्टी टास्क, एक सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, वो मैंने इसलिए ऐड नहीं किया कि स्लाइड ही ऐड होगी। सिंगल टास्किंग में होता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ सिंगल टास्क कर सकता है। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम विच सपोर्ट्स ओनली वन सिंगल टास्क, सो दैट एग्जाम्पल ऑफ दैट ऑल्सो MS-DOS, बिकॉज मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मैंने वीडियो आपको इससे पहले दी थी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम DOS के रिगार्डिंग मैंने इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से दी थी और उसमें विंडो भी आपको दिखाई थी वो कैसी होती है, तो आपने ना देखी हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि इसका मतलब यह है कि जो प्रोसेसर है वो एक से ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, CPU एक ही है बट काम एक से ज़्यादा है, दैट इज़ ब्राउज़र, एक्सेल, पेंट, मल्टीमीडिया प्लेयर एक्सेट्रा। ओके, तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे?
देखो जो मैंने पहले बताया था, आप कंफ्यूज मत होना, जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मतलब है कि 3 डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट कमांड्स दे रही हैं, ठीक है। जैसे कि यूज़र 1 ने बोला फाइल डाउनलोडिंग, यूज़र 2 ने बोला गाना सुनना, बट मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि एक सिंगल यूज़र ही अपने 3 काम कर रहा है, ठीक है, मल्टीटास्क कर रहा है। सो इट्स एडवांटेज इज लाइक इट इंक्रीजेज ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम, इंक्रीजेज ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ सिस्टम। And disadvantage means it requires a lot of memory because more users or more task means more requirement of the memory. Okay, so special mechanism is required to prevent interference among processes. When one user is giving more than one task, then there is need to make to use a special mechanism so that the proper interface should be provided to the processes. Okay. नेक्स्ट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए प्रोग्राम और टास्क में फ़र्क क्या होता है। देखिए टास्क होता है जो कि एक यूज़र काम कर रहा है, प्रोग्राम क्या होता है, हम कंप्यूटर में प्रोग्राम की डेफिनेशन लेते हैं, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड आफ्टर ईच अदर। मीन्स कि अगर आपका एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि एक के बाद एक अपने आप को सीक्वेंस में फॉलो करता है। अब मैं इसकी एक आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। आपको ऐड करना है 2 नंबर्स को, ठीक है, 2 नंबर्स की भी वैल्यू मैंने दे दी, एक 5 और एक 10, ठीक है। तो आपने क्या किया, चलो अगर वैल्यू नहीं भी देती हूँ तो आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, फर्स्टली एक 2 नंबर चूज़ करोगे। 2 नंबर चूज़ करने के बाद जो आपको कमांड दी होगी ऐड की या माइनस की, वो आप करोगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो ना, दैट इज़ अ प्रोग्राम, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि एक के बाद एक प्रोग्राम चलते हैं। अब देखिए इसकी शेड्यूलिंग कैसे होती है। अब जैसे ये पिक्चर आप देख रहे हो, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की पिक्चर है ये। इसमें क्या होता है, लेट मी टेक पेन। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक कमांड है, ठीक है, जिसको कि ब्लॉक किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक नई जॉब है जो कि यहाँ पे रेडी है प्रोसेस होने के लिए। जॉब इज एलोकेटेड टू द सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन। अब रनिंग का मतलब वो होता है कि जो जॉब प्रोसेस कर रहा है, मतलब जो काम प्रोसेसर कर रहा है, वो काम होते ही जो उसको नेक्स्ट काम करना है वो यहाँ से उठाएगा रेडी से, ठीक है। रेडी से मतलब कि उसका जब जो कमांड रन हो रही है उसके बाद में वो दूसरी लेगा, मतलब उसने कमांड्स को अपने प्रोसेसर के अंदर रखा हुआ है, वो अपने आप एक के बाद एक प्रोसेस में से वो ले रहा है। उसको आपको कमांड देनी नहीं पड़ेगी कि वो खत्म हो गया तो आप उसको नेक्स्ट कमांड दोगे, ठीक है। वो ऑलरेडी प्रोसेसर के अंदर है, उसके अंदर सेव है, एक के बाद एक वो रन होता जाएगा। जैसे एक काम कंप्लीट हुआ उसने दूसरा रेडी स्टेट से उठाया, ब्लॉक्ड स्टेट वाला जो काम था वो रेडी स्टेट पे चला जाता है, ठीक है। जब उसका टाइम पीरियड, जो रनिंग जॉब है उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो वो उसको ब्लॉक में डाल देता है, ठीक है। जब उसकी टर्न आती है तब उसका जो पेंडिंग काम रह जाता है वो उसको करता है। थोड़ा सा टॉपिक के कंप्यूटर के हैं, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेंगे, पर जब आप 2 से 3 बार सुनोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो इट इंक्रीजेज CPU यूटिलाइजेशन, इट इंक्रीजेज टोटल रीड टाइम नीडेड टू एग्जीक्यूट अ जॉब। देखिए जो एक जॉब को मान लो कंप्लीट करने के लिए अगर 10 सेकेंड्स लग रहे हैं, बट रनिंग स्टेट में ओनली 5 सेकेंड्स आर अलाउड, देन 5 सेकेंड्स देन द वर्क ऑफ 10 सेकेंड इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। First 5 parts will run, and then after for the next 5 seconds the task will be blocked in the blocked stage, then it will go to the ready state, and then it will go to the running state, and the further 5-second work will be finished. Okay, so it decreases the total read time needed to execute a job. Disadvantage means relatively complicated. Obviously it's a relatively complicated concept है, because how many programs are in the CPU and which is going to run, which is running on, which work is blocked, how much work is blocked, it's very confusing and very complicated. Okay, and it requires CPU scheduling. Obviously CPU has to be scheduled. Why? अब CPU भी तो शेड्यूल करेगा ना कि उसके अंदर अगर उसके पास अगर 20 प्रोग्राम्स हैं, 20 में से कितने प्रोग्राम फुल कंप्लीट हो चुके हैं, कितने हाफ कंप्लीट हुए हैं, वो सब CPU को शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट, उसको मेमोरी भी मैनेज करनी पड़ेगी, बिकॉज बल्क ऑफ प्रोग्राम आएगा तो उसको मेमोरी को मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी बहुत सी मेमोरी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज ये एक और इसका वे है समझने का, एक मैंने पिक्चर ऐड की थी कि जैसे कि ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है।
और ये आपकी मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी में देखिए आपका 3 काम है, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी। जो जॉब सी है वो वेट कर रही है सीपीयू का टाइम का। जॉब बी इज़ इन द एग्जीक्यूशन, जो सीपीयू में है ना, जॉब बी का काम हो रहा है। जॉब सी है जो वेटिंग स्टेज में है, ठीक है, और जॉब ए है जो वो ब्लॉक्ड स्टेज में है, ठीक है। तो इस तरह से ये मेन मेमोरी के अंदर वर्क रहते हैं। सीपीयू का अपने आप ही सीक्वेंस वाइज वो उठाता है, और जब काम कंप्लीट हो जाता है तो वो मेन मेमोरी में चला जाता है, और वो मेन मेमोरी में चेक होता है। अगर काम पेंडिंग है तो वो क्यू में चला जाता है, अगर काम पेंडिंग नहीं है, वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसको डिस्प्ले कर दिया जाता है, आउटपुट प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंगल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें कि एक ही प्रोसेसर लगता है, यानी कि सीपीयू एक ही यूज़ होता है, चाहे उस पर मल्टीटास्क हो रही हैं या सिंगल टास्क हो रही हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होगा कि वर्क विद सिंगल प्रोसेसर, कि अगर आप सिंगल प्रोसेसर पे काम कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको इनपुट भी उसी प्रोसेसर को देनी है और आउटपुट भी उसी से मिलनी है। कन्फ्यूज़न नहीं होती, कन्फिग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट इज मैनेज नीड्स ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और होम्स। जो घरों में यूज़ होता है, ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है ना, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पे सिंगल सीपीयू ही होता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस इनफ्लेक्सिबल जॉब शेड्यूलिंग, की आपका एक ही सीपीयू है तो कई बार वो शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, टाइम वेस्टेज हो जाता है, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स मोर देन वन प्रोसेसर इज यूज्ड टू ऑपरेट। लाइक अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ये प्रोसेसर 1 है, ये प्रोसेसर 2 है, प्रोसेसर 3 है, ठीक है। ये जो लाइन्स हैं ये होती हैं बस। प्रोसेसर में क्या होता है कि बसेस के थ्रू ही डाटा ट्रैवल करता है, चाहे वो कैश में जाना है चाहे रजिस्टर्स में जाना है, ठीक है। अब रजिस्टर्स क्या होते हैं, कैश मेमोरी क्या होती है, एक बहुत ही सेपरेट कंसेप्ट है और बहुत लेंथी कंसेप्ट है, आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस कंसेप्ट को समझिए जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ओके। तो ये जो बसेस होती हैं ये डाटा को ट्रांसफ़र करती हैं वन लोकेशन टू अनदर। अब मल्टी प्रोसेसर में क्या होता है कि मोर देन वन प्रोसेसर यूज़ होता है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर एक प्रोसेसर ख़राब हो गया है तो वो सेकंड प्रोसेसर से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज क्या हुआ, रिलायबल हो गया, कि एक ख़राब हो गया तो दूसरे से काम कर लिया। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ सिस्टम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है इससे। ए वन सीपीयू इज फेल्ड एंड अदर सीपीयू कैन बी यूज्ड। And disadvantage will be very expensive. It's very expensive because you have to spend on different registers, cache memories, processors. Okay, so it will improve your it will make the concept expensive. Next is requires a lot of memory. Obviously अब जब एक से ज़्यादा प्रोसेसर है तो उनको काम करने के लिए जो ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट इज मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा थ्रेड है, ठीक है, लाइक ग्राफिक, रिस्पॉन्डिंग टू की स्ट्रोक्स, ग्रामर चेक, की प्रोसेसर जो चेक कर रहा है सीपीयू के टाइमिंग में। इट अलाउज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्रोग्राम। एक सिंगल प्रोग्राम है जिसको कि डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, दैट इज कॉल्ड द थ्रेड, टू रन कंकरेंटली। दिस थ्रेड्स विल बी अल्टरनेटिवली एक्टिव ऑन स्टैंड बाय सस्पेंडेड, कि कौन सा काम हो रहा है, कौन सा पेंडिंग है, कौन सा हाफ हुआ है, कौन सा स्टैंड बाय मोड में है। ये डिफरेंट मोड्स होते हैं थ्रेड्स के, ठीक है। तो ये सब चेक करने के लिए मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल विंडोज 2000, यूनिक्स एंड लाइनक्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आ जाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसमें कि प्रोसेसर आपका एक है, यूज़र आपके मोर देन वन है। तो उसमें क्या होता है कि जो CPU है उसका टाइम डिफरेंट यूज़र्स में शेयर किया जाता है। अब शेयर कैसे होगा, देखिए एक होती है उसकी एक्टिव स्टेज जिसमें कि वो काम को रन कर रहा है। अब टाइम शेयर कैसे होगा कि एक ना प्रोसेसर का टाइम लिमिट लग जाती है, आप उसको सेट भी कर सकते हो कि आपने 20 सेकंड्स का टाइम सेट कर दिया या 10 सेकंड्स का टाइम सेट कर दिया। जो यूज़र्स का वर्क है हर यूज़र को 10 सेकंड के लिए प्रोसेसर का काम दिया जाएगा। मतलब प्रोसेसर में यूज़र 1 की जॉब गई है, यूज़र 2 की गई है, यूज़र 3 की गई है। अब जिसका काम 10 सेकंड्स में कंप्लीट हो गया देन वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो उसको फिर ब्लॉक स्टेज में डाल दिया जाता है, यूज़र 2 में डाल दिया जाता है। ये सिमिलर है जो आपने पहले एक्टिविटी की थी, बट उसमें फ़र्क क्या था कि टाइम प्रॉपर टाइम पे शेयर नहीं होता, वो डिपेंड करता है प्रोग्राम के ख़त्म होने पे। टाइम शेयरिंग में होता है कि इसमें टाइम शेयर किया जाता है CPU के लिए, ठीक है। जिसका एडवांटेज क्या हुआ कि इट प्रोवाइड एडवांटेज ऑफ क्विक रिस्पॉन्स, अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, रिड्यूसेस CPU आइडल टाइम। बिकॉज अगर काम खत्म होगा यूज़र का तो CPU वेट नहीं करता कि 10 सेकंड्स होंगे तभी वो छोड़ेगा,
अगले यूजर को एक्सेप्ट करेगा। इमीडिएटली व्हेन द वर्क इज कंप्लीट then CPU start to operate on the third next user's command. So better utilization of the resources, and disadvantage will be like very difficult and expensive to develop, because if more than users are there to how to manage the memory, the way the memory is managed, all these are very expensive. Okay, so it is very hard to implement to fulfill the commands of all users and make scheduling. Next is difficult to maintain security, because if a user one's data is given to user 3, then it will be create problem ना. Next is network operating system. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि ये क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग पे काम करता है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में क्या होता है कि एक मेन कंप्यूटर होता है जिसके साथ की प्रोसेसर अटैच होता है, और बाकी सारे कंप्यूटर्स क्या है उस सर्वर के साथ अटैच होते हैं। उनको कोई भी डाटा चाहिए वो सीधा वो सर्वर से लेते हैं, ठीक है, सर्वर वाले जो कंप्यूटर है उसी से लेते हैं। तो वो एक सर्वर की तरह काम करता है और बाकी जो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्लाइंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इंटरनेट के थ्रू ही यूज़ होता है, इंटरनेट के बिना नहीं होगा। और जो रिसोर्सेज हैं वो सारे क्या है सर्वर ही मैनेज करता है, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर को कोई भी डिवाइस यूज़ करनी है जो उनके साथ अटैच नहीं है, बट दे वांट टू यूज़ इट, दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द सर्वर कंप्यूटर। ओके, सो इट्स एडवांटेज विल बी लाइक हाईली स्टेबल, बिकॉज सेंट्रलाइज सर्वर, जब सारी की सारी अथॉरिटी सर्वर के पास है तो ऑब्वियसली ये स्टेबल रहेगा। मेंटेन सिक्योरिटी, न्यू हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम। तो अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज मैनी कंप्यूटर्स आर देयर, सो वायर्स आर आल्सो नीडेड टू अटैच क्लाइंट कंप्यूटर्स विद द सर्वर कंप्यूटर, right? And next is dependency on a central location. All computers are dependent on the central computer. If the central computer will be off, then all computers will be off. Okay, so regular maintenance is required. So this was our summary of types of computers, as we have discussed all these types of operating systems. I hope this concept is cleared properly. If you need written definition in notes, then I can provide you. You have to comment me in comment box that you need PDF of all definition of all these operating system. Then I will provide you. I will give you link for that. Okay, so प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिएगा, और लाइक ज़रूर करके जाया करो। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं। अब होली भी आ रही है और एग्ज़ाम होंगे और ज़रूर होंगे, आप प्रेपरेशन अपनी तैयार रखिए। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।